जय हिंद दोस्तों। आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस पे मैं राहुल सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा प्रारंभ किया था। यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित मुगल कालीन चित्रकला का अध्ययन हमने कल की वीडियो में किया था और यूट्यूब के इतिहास में पहली बार संपूर्ण सिलेबस महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ सारा का सारा सिलेबस शुरू से अंत तक आपके साथ हम और हमारी टीम ये संस्था आपके साथ लगी रहेगी। और विश्वास मानिए, भरोसा रखिए कि यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन, अदरवाइज आपको कुछ और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ते हैं तो अलग बात है, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए पर्याप्त मैटर यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा, करा दिया जाएगा। दोस्तों, ये कला विषय में हम लोगों ने चित्रकला पे मुगल कालीन चित्रकला पे चर्चा किया था। आज का हमारा अगला बिंदु है उसी मुगल कालीन चित्रकला में हम लोग आज देखेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने मुगल कालीन चित्रकला को स्टार्ट किया था। अच्छा, एक चीज और जानते हैं कि आपका एग्जाम का डेट जो है बहुत जल्द आने वाला है, यानी 15 से आप मान के चलिए 20 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो कैलेंडर है वो अध्यक्ष जी ने जारी करने के लिए बोला है। यदि नहीं जारी होता तो 15 दिन बाद फिर अभियान है, फिर एक धरना होगा। तो मिला जुला के आप कह सकते हैं कि आपके पास 3 से ज़्यादा 3 साढ़े 3 महीने का समय बचा हुआ है। इतने में हमको अपना सब कुछ देखना है। कल हमने ये मुगल चित्रकला का जन्म किस प्रकार हुआ, क्या मुगल चित्रकला का जन्म स्थान भारत माना जाएगा या ईरानी शैली का जहाँ जन्म स्थान होता है वही मुगल कालीन चित्रकला का स्थान माना जाएगा, जन्म स्थान। हमने देखा था मुगल चित्रकला के प्रारंभ में या उसके पहले, उसके पूर्व में ईरानी शैली के बारे में, जिसका जन्म स्थान हेरात और समरकंद यानी अफगानिस्तान में था। हमने उसमें यह भी देखा था कि तैमूर वंश के संरक्षण में ईरानी शैली खूब फली फूली और पल्लवित हुई। एक नाम मिलता है शाहरुख का, बहुत महान शासक था। उसी के समय में, उसी के दरबार में एक बेहजाद नामक चित्रकार रहता था, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता था। हमने बाबर पर भी चर्चा कर लिया था कि भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला या मुगल वंश की नींव स्थापित करने वाला बाबर था। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक भारत में राज करता है। हालांकि बाबर जो है कला प्रेमी तो था, बाबर कला प्रेमी था, लेकिन लगातार युद्धों में व्यस्त रहने के कारण उसको समय भी बहुत कम मिला। 26 से 30 ही तक, 1526 से 1530 तक उतने समय में वह युद्धों में व्यस्त रहा, इसलिए चित्रकला पर विशेष ध्यान नहीं दे पाया। हालांकि वह कला प्रेमी था। हम लोगों ने आज की अगली वीडियो, अच्छा, बाबर की एक आत्मकथा भी है जो स्वयं बाबर ने ही लिखी है, बाबरनामा, तुर्की भाषा में। आज हमारा अगला बिंदु है हुमायूं। बाबर तक हम लोगों ने देख लिया था, आज हमें हुमायूं के बारे में पढ़ना है। हुमायूं के बारे में, किसके बारे में? आज हमें हुमायूं के बारे में पढ़ना है। देखिए, यह बाबर का जो उत्तराधिकारी था हुमायूं, आज उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और विस्तार पूर्वक आज हम लगभग हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब, इन सभी बिंदुओं पर आज की क्लास में अगर देखते हैं संभव हो पाएगा तो सारा का सारा मैटर आपके सामने चर्चा विस्तार रूप से किया जाएगा और बेहतरीन ढंग से किया जाएगा। विश्वास मानिए, मुगल कालीन चित्रकला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से लगातार हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष जितने भी कला के पेपर होते हैं, हर वर्ष क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, वह भी थोक के भाव में, ई बात टोंगे में गठियाला। चलिए हम बात करते हैं बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं की। इसकी हुमायूं की हुमायूं का समय, जब बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में, तो उसका यह बड़ा पुत्र था हुमायूं, जो कि उस गद्दी पर बैठता है।
मुगल वंश की गद्दी पर बैठता है 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में बैठता है और 1540 तक यह राजपाट करता है। हुमायूं भी कला प्रेमी था, यह तो बहुत बड़ा कला प्रेमी था। यह 1940 में युद्ध होता है शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी से पराजित होकर यह भाग जाता है और वीर साल के महल में यानी उसके दुर्ग में यह जाकर संरक्षण उसका पाकर वहीं पर रहता है। फिर 1555 में आता है और 1555 से 56 तक फिर यह राज करता है। फिर 56 के बाद यही आपका अकबर आ जाता है। तो हुमायूं के बारे में हम चर्चा कर लें। हुमायूं जो है दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कलाकारों, शिक्षकों, भावी शिक्षकों, आप लोग से विशेष आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आदि यदि आपको मैटर अच्छा लगे, हमारी तरफ से पूरा प्रयास होगा कि सारी बातें आपको समझ में आ जाए, अलग से और कुछ पढ़ने की जरूरत आपको न पड़े, आपका एग्जाम यहीं से क्लियर हो जाए। तो हुमायूं के बारे में हम बात कर रहे हैं। हुमायूं जो है, हमने बताया हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं जो है बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 ईस्वी में हुआ था। यह भी चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी माना गया है, यानी था, माना नहीं गया है, चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी था। कौन? हुमायूं। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में होता है, जो कि बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। वह बहुत ही बड़ा कला प्रेमी था। हुमायूं जो है अपने साथ कुछ सचित्र पुस्तकें और चित्रकारों का दल भी रखता था। हुमायूं जो है अपने साथ सचित्र पुस्तकें और चित्रकारों का दल भी सदैव अपने साथ रखता था, जिससे कहा जा सकता है कि हुमायूं बहुत बड़ा क्या था? कला प्रेमी था। सूर शासक शेर शाह सूरी के द्वारा भारत से खदेड़े जाने पर हुमायूं जब अमरकोट सिंध के किले में घिरा हुआ था, उसने एक फाख्ता कबूतर, यानी कबूतर तो नहीं कह सकते, लेकिन कबूतर के ही समान यह पक्षी होती है, जिसका नाम क्या है? फाख्ता है। यही फाख्ता पक्षी जो है, यही फाख्ता कबूतर के जैसा ही होता है, या कबूतर की ही प्रजाति का होता है, कबूतर नहीं होता है। तो जब यह घिरा था शेरशाह सूरी के द्वारा, तो उस समय यह देखता है फाख्ता कबूतर, सॉरी कबूतर की ही प्रजाति का पक्षी है, यह फाख्ता दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। इसके पंखों का रंग बहुत ही अच्छा था, मनमोहक था। हुमायूं क्या करता है कि इसको पकड़वाता है, फाख्ता पक्षी को पकड़वा कर चित्रकारों द्वारा उसका चित्र बनाता है और फिर उसे उड़ा देता है, छोड़ देता है। तो भारत इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुमायूं इतनी बुरी स्थिति में भी होने के कारण चित्रकला पर कितना विशेष ध्यान दे रहा है, जिससे आप कह सकते हैं कि हुमायूं कितना बड़ा जो है कला प्रेमी था। मतलब इतनी विपरीत स्थिति में भी वह अपने साथ चित्रित कुछ ग्रंथ रखता था और चित्रकारों का दल तो रखता ही रखता था। इतनी बुरी स्थिति में यह जब चारों तरफ से घिरा हुआ था, तो फाख्ता पक्षी का भी चित्र यह बनवाता है। चलिए, भारत से लगभग हुमायूं ईरान के शासक, भारत से जब भागा हुआ हुमायूं, भारत से भागकर हुमायूं ईरान के शासक शाह तहमास्प के दरबार में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? शाह तहमास्प के दरबार में पहुंचा। वहां पर उसने बिहजाद के शिष्य मीर सैयद अली तबरीजी, किसको? मीर सैयद अली तबरीजी और अब्दुस्समद सिराजी। मीर सैयद अली तबरीजी व अब्दुस्समद सिराजी को भारत आने का निमंत्रण देता है। हुमायूं जो है जब भाग कर यहाँ भारत से ईरान के शाह तहमास्प के दरबार में जाता है, उसके संरक्षण में रहता है, तो वहां पर उसने बिहजाद के शिष्यों को, जो बिहजाद का शिष्य था मीर सैयद अली और अब्दुस्समद सिराजी, बिहजाद के कौन शिष्य थे? दो प्रमुख शिष्य आपके सामने वर्णित किए गए हैं। ये बिहजाद के दो प्रमुख शिष्य हैं, कौन कौन? एक मीर सैयद अली तबरीजी, दूसरा अब्दुस्समद सिराजी
को भारत आने का निमंत्रण देता है कौन? हुमायूं, कि भैया आप भारत आइए, हमारे दरबार में रहिएगा, हम आपको संरक्षण और आश्रय देंगे आने वाले समय में। अभी तो हमारा सत्ता हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में सत्ता हमारे हाथ में होगी। आप आइएगा, आपको आश्रय प्रश्रय और संरक्षण दिया जाएगा, आप आके चित्रकला का कार्यभार संभालिए। तो निमंत्रण देता है, लेकिन वो सब आते नहीं है, ये दोनों चेला जो है आते नहीं है। बाद में आते हैं जब यह काबुल पर और कंधार पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब ये दोनों भागते हुए खुद आते हैं। सन 1545 ईस्वी में काबुल में मीर सैयद अली अब्दुल समद, कौन? अब्दुल समद, मीर सैयद अली के पिता मंसूर अली, मुल्ला दोस्त मोहम्मद मोहम्मद और बाद में मुल्ला फख आदिल शाह तहमास्प का दरबार छोड़कर हुमायूं से आकर मिलते हैं। जब यह हुमायूं के हाथ में कुछ क्षेत्र आ जाता है राजपाट का, यानी कांधार और ये आपका काबुल का क्षेत्र जब यह विजय प्राप्त कर लेता है, तब खुद भागते भागते ये मुल्ला दोस्त मोहम्मद मंसूर अली, जो जिनके मीर सैयद अली के पिता थे, और आपके काबुल में विजय प्राप्त करने के बाद 1545 में खुद भागकर वहां पर आते हैं। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। हुमायूं ने मीर सैयद अली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? मीर सैयद अली की अध्यक्षता में। बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा हो रही है दोस्तों, इसलिए विनम्र निवेदन है कि आप बहुत एकाग्रचित्त होकर कापी कलम लेकर बैठ जाइए और वीडियो के क्लास के अंत तक बने रहिए, जो कि आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हुमायूं क्या करता है कि मीर सैयद अली की अध्यक्षता में 1545 ईस्वी में, कब? 1545 ईस्वी में यही काबुल में मुगल चित्रकला की नींव रखता है। कहाँ? काबुल में। और चित्रकारों को यानी मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद के निर्देशन में दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा की पांडुलिपि तैयार करने का काम सौंप देता है। कौन? हुमायूं। तो कहने का इतना सा मतलब है दोस्तों कि हुमायूं ने मीर सैयद अली की अध्यक्षता में सन 1545 में क्या करता है? 1545 में यह काबुल तो विजित कर चुका था, काबुल और कंधार यह जीत चुका था, तो काबुल में मुगल चित्रकला की क्या करता है? नींव रखता है, और चित्रकारों को यानी मीर सैयद अली और अब्दुल समद के निर्देशन में दास्तान अमीर हमजा, दास्तान अमीर हमजा की पांडुलिपियां तैयार करने का कार्य सौंप देता है। चलिए, हुमायूं और अकबर ने अब्दुल समद को गुरु बनाकर चित्र का अभ्यास किया था, यानी ये लोग इतने बड़े कला प्रेमी थे। हुमायूं तथा हुमायूं के साथ साथ अकबर भी, ये दोनों क्या काम करते थे कि इसको गुरु बना लिए। किसको? अब्दुल समद को। भाई अब्दुल समद बहुत बड़ा चित्रकार था, अब्दुल समद को गुरु बना लेते हैं अपनी चित्रकला का, और उससे अब्दुल समद से हुमायूं और अकबर चित्रकला सीखने का काम भी किया करते थे। क्या करते थे? चित्रकला सीखने का काम भी किया करते थे। तो बाद में मीर सैयद अली को नादिर उल असर या असर, नादिर उल असर या असर तथा अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि देता है। कौन? हुमायूं। भैया ध्यान दीजिएगा, यह पूछ लिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, हल्के में न लीजिएगा, नहीं मामला फिसल जाएगा। टोंगा में गठिया लायका कि जो है हुमायूं ने मीर सैयद अली को क्या उपाधि दी थी? हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल असर या असर की उपाधि दी थी। किसने? हुमायूं ने। किसको? मीर सैयद अली को नादिर उल असर की उपाधि दी थी, और अब्दुल समद को सीरी कलम की। हुमायूं ने अब्दुल समद को
सीरी कलम की उपाधि दी थी। भाई बहुत बड़े चित्रकार थे, उनसे बड़ा बड़ा प्रभावित था, ये अपना गुरु भी मानता था अब्दुल समद को। स्वयं और अकबर को भी साथ रखता था इससे चित्रकला सीखने के लिए। इसकी चित्रकारी से प्रसन्न होकर हुमायूं मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान करता है, नवाजता है उपाधि से, और अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि से नवाजता है या यह उपाधि प्रदान करता है। मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने चित्रकला के क्षेत्र में नए नए करतब दिखाने शुरू कर दिए। भाई नया नया अभी राजपाट चालू हुआ है वहां पर माफ करिएगा, बादशाह के दरबार में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपने आप को प्रभावशाली दिखाने के लिए इन प्रमुख चित्रकारों ने यानी अब्दुल समद और मीर सैयद अली ने क्या काम किया, खूब अलग अलग तरीके से, खूब अच्छे अच्छे तरीके से एक करतब दिखाना शुरू कर देता है। जैसे चावल के दाने पर क्या करता है कि चावल के एक दाने पर, ध्यान दीजिएगा, इतना अच्छा करतब दिखाते हैं इस सब बादशाह को प्रसन्न करने के लिए, उसके दरबार में अपना एक बेहतरीन पद अथवा अस्तित्व स्थापित करने के लिए कि यह चावल के एक दाने पर दर्शक दीर्घा सहित चौगान यानी पोलो का संपूर्ण मैदान चित्रित कर देता है। क्या कर देता है कि चावल के एक दाने पर इन लोगों ने दर्शक दीर्घा सहित चौगान अथवा जिसे आप पोलो कहते हैं उसका मैदान पूरी तरह चित्रित कर देता है चावल के एक दाने पर। चलिए, हुमायूं के समय में नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही, ध्यान दीजिएगा कि नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही नामक ग्रंथ मीर सैयद अली और कमालुद्दीन बिहजाद द्वारा चित्रित हुई। नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही नामक जो ग्रंथ था, कौन सा ग्रंथ? नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही। नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही जो नाम का ग्रंथ था उसे मीर सैयद अली और कमालुद्दीन बिहजाद द्वारा चित्रित किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। जो है आपका मासिर उल उमरा और दास्तान ए अमीर हमजा, याद रखिएगा नाम। मासिर उल उमरा और दास्तान ए अमीर हमजा नामक ग्रंथ हुमायूं के ही समय में चित्रित हुआ। हालांकि अभी ये चित्रण का कार्य तो हुमायूं के समय में शुरू हो जाता है, अभी इसके उत्तराधिकारी को हम देखेंगे आगे जाकर इसका पूरा काम होता है। अभी यहाँ पर पूर्ण रूप से चित्रकारी का काम इस ग्रंथ पे, रजमनामा पे या हजमनामा पे पूरी तरह से चित्रित नहीं हुआ था, यह आगे चलकर चित्रित होता है। ध्यान दीजिएगा कि मासिर उल उमरा और दास्तान ए अमीर हमजा नामक ग्रंथ भी हुमायूं के समय में ही चित्रित होता है। हुमायूं के बाद अब हम बात कर लेते हैं अकबर के समय चित्रकला का विकास। किसके समय पर? अकबर के समय पर चित्रकला का विकास। चूंकि हुमायूं के बारे में इतना पर्याप्त जितना हमने पढ़ा, आप अगर पढ़ते होंगे सही तरीके से अपना सिलेबस, तो जो शिल्पी का आता है प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। किसी भी सत्र का जो भी विगत वर्षों में टीजीटी पीजीटी का परीक्षा हुआ है, आप उठाकर देखिएगा कोई ऐसा प्रश्न जो आया है इसमें आपकी कक्षा से न मिले। इतने बेहतरीन तरीके से कंटेंट तैयार किया जा रहा है कि आप विश्वास रखिएगा, आप बने रहिए, आपका सिलेक्शन तो यहीं से होना है। मैं ये नहीं कह सकता कि केवल यहीं से होना है, लेकिन यहां से तो सिलेक्शन होना ही होना है। तो ध्यान रखिएगा, समय बहुत कम है आपके पास।
अगला बिंदु हमारा है अकबर के समय की चित्रकला, यानी अकबर कालीन चित्रकला का विकास। आप देखेंगे कि अकबर जो था मुगल सम्राट हुमायूं और उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम, क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का यह पुत्र था, यानी संतान था। कौन? अकबर। बहुत महान राजा हुआ, अकबर जैसा होना चाहिए था अन्य भी राजवंशों में। अकबर हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का पुत्र था, जिसका जन्म अक्टूबर 1542 ईस्वी में होता है। कब होता है? अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अक्टूबर में होता है। और कहाँ होता है? अमरकोट। अमरकोट के यानी जो बीरसाल का राजा बीरसाल का जो दुर्ग था, वहीं पर अकबर का अक्टूबर महीने में 1542 ईस्वी में जन्म होता है। अब अकबर का जन्म तो हो गया 1542 के अक्टूबर में राजा बीरसाल के यहाँ। यह 3 वर्ष तक अपने पिता से दूर रहा, बिछड़ा रहा। अकबर अकबर जो है 3 वर्ष पिता से बिछड़े रहने के बाद 1545 ईस्वी में पिता और पितृ पुत्र का मुलाकात कहाँ होता है? काबुल में। यानी 42 में जन्म होता है, उसमें इसका पिता इसके साथ नहीं था। 3 साल बाद यानी 1545 में यह काबुल में पिता और पुत्र का मिलन होता है। कब? काबुल में 1945 में पिता और पुत्र की मुलाकात हुई और वहीं पर उसका नाम अकबर रखा गया। अकबर का नाम अकबर वहीं काबुल में रखा गया, जबकि उसके पहले उसका नाम बदरुद्दीन था या बदरुद्दीन था। ध्यान दीजिएगा, अकबर का पालन पोषण का अगर बात कर लिया जाए तो बड़े उदार एवं सहिष्णु वातावरण में हुआ था, बहुत ही अच्छे वातावरण में हुआ था, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि अकबर की नीति सुलह ए कुल एक नीति थी, अकबर द्वारा लागू की गई थी। इसी उसका जो बहुत ही उदार एवं सहिष्णु एवं अच्छा वातावरण था जिसमें वह पला बढ़ा था, उसी का परिणाम आगे देखने के लिए मिलता है कि अकबर नीति सुलह ए कुल की एक नीति स्थापित करता है। सुलह एक कुल की नीति से उत्पन्न समन्वयात्मक बुद्धि ने कला, विशेषकर चित्रकला के विकास में 4 चांद लगा देते हैं, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण बना देते हैं। इसी नीति के साथ चित्रकला जहांगीर के काल में जो सुलह एक कुल की नीति थी, यह चलती रही और इसी नीति के कारण जहांगीर के काल तक यह चित्रकला अपने चरम को प्राप्त करती है, अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंच जाती है। लेकिन जो औरंगजेब था यह काफी कट्टरवादी था, यह जो है बहुत कट्टरवादी था। इसके समय में चित्रकला का एक प्रकार से पतन हो जाता है। यह मानता था कि सजीव या किसी सभी चित्र बनाया जाए या व्यक्ति चित्र बनाया जाए, यह भगवान यानी खुदा के खिलाफ है। जो ऐसा करेगा उसको तलवार से 3 टुकड़ों में कर दिया जाएगा। बहुत कट्टरवादी राजा था ये औरंगजेब, बहुत खतरनाक था। चलिए, अकबर के समय में ईरानी शैली में भारतीय कला के तत्वों, इसमें राजस्थानी, कश्मीरी, गुजराती का समन्वय हुआ, यानी मिश्रण हुआ, जिससे अपेक्षाकृत उन्नतशील मुगल शैली का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है? एक प्रगतिशील, उन्नतशील एवं बेहतरीन मुगल चित्रकला शैली का निर्माण होता है। धीरे धीरे फारसी ईरानी प्रभाव क्या होते गए, इस शैली से गौड़ होते गए, यानी लुप्त होते गए, और भारतीय तत्वों का धीरे धीरे इसमें प्रधानता बढ़ता गया, यानी प्रधान हो गए। इसलिए कहा जाता है कि अकबर ने राष्ट्रीय चित्रकला का निर्माण किया था। किसने राष्ट्रीय कला का निर्माण किया था? आपसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि राष्ट्रीय चित्रकला का निर्माण किस मुगल बादशाह या शासक ने किया था? तो राष्ट्रीय चित्रकला का निर्माण मुगल साम्राज्य का सम्राट
अकबर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वारा किया गया था। आगे देखिएगा, आप भारतीय भारतीय चित्रकला शैली में आप देखेंगे, भारतीय चित्रकला शैलियों में मुगल शैली को सर्वाधिक राजस्थानी शैली ने प्रभावित किया था। यानी मुगल शैली जो है वह ज्यादातर राजस्थानी शैली से प्रभावित थी। किस शैली से प्रभावित थी? अधिकतर वह राजस्थानी शैली से प्रभावित थी। अच्छा, राजस्थानी शैली से प्रभावित होने के कारण जो है उसके ब्रश जो थे वो चौड़े थे, और चौड़े की जगह बाद में क्या बना दिए गए? गोल ब्रश बना दिए। यह राजस्थानी शैली का प्रभाव है कि चौड़े ब्रश को गोलाकार दे दिया गया, ब्रश को गोलाकार बना दिया गया। गहरे नीले एवं गहरे लाल रंगों का प्रयोग होने लगा। मुगल चित्रकला पर राजपूत शैली का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यानी जो मुगल कालीन चित्रकला है इस पे राजपूत शैली का भी प्रभाव झलकता है, दिखाई देता है, प्रतीत होता है। अकबर द्वारा शांति एवं सुखद वातावरण की स्थापना करने के लिए ललित कलाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाने लगा। यानी ललित कला का जो विकास है उसको अब बेहतरीन तरीके से विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए वह जो है प्रोत्साहित किया जाने लगा, प्रोत्साहित किया जाने लगा। अकबर की कलाप्रियता के कारण कलाकारों के दरबार में सुखद आश्रय भी प्राप्त था। चूंकि कारण यह था, बाबर भी बहुत बड़ा कला प्रेमी था, हालांकि उसको समय नहीं मिला। हुमायूं तो आपने देखा ही कितना बड़ा कला प्रेमी था, वह बहुत बड़ी सी मुसीबत में भी रहता था, फिर भी चित्रकारों को अपने साथ रखता था और उससे चित्र बनवाने का काम करता था। उसी का पुत्र ये अकबर है, यह भी बहुत बड़ा कला प्रेमी था। यह क्या करता था कि चित्रकारों को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान देता था। अकबर जो है चित्रकारों को अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान देता था और कलाप्रियता के कारण कलाकारों को दरबार में सुखद आश्रय भी प्राप्त था। कहने का मतलब वही है। अकबर ने भवन यानी स्थापत्य कला से संबंधित भवन और चित्रकला को विशेष महत्व प्रदान कर इन्हें नवीन रूप प्रदान किया। यानी चाहे वह स्थापत्य कला की बात हो, चाहे चित्रकला की बात हो, अकबर उनके विकास के लिए क्या करता है? उन्हें नवीन स्वरूप प्रदान करता है। एक नाम मिलता है अबुल फजल का। किसका? अबुल फजल का। अबुल फजल बादशाह की कलाप्रियता के विषय में आईने अकबरी में लिखा है। यानी जो ये ग्रंथ है आईने अकबरी, आईने अकबरी पुस्तक के रचयिता सीधा सीधा जीएस टाइप में पूछ लेता है आपसे, जीके टाइप में, कि चलो बताओ निम्नलिखित में से आईने अकबरी के रचयिता कौन है, या निम्न में आईने अकबरी के रचयिता कौन है, या इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आईने अकबरी के रचयिता यही आपके अबुल फजल हैं। कौन है? अबुल फजल। नाम याद रखिएगा अबुल फजल का। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा है जिसका क्या नाम है? आईने अकबरी। क्या नाम है? आईने अकबरी। और इसी आईने अकबरी में बादशाह स्वयं अपनी सभी, सभी माने व्यक्ति चित्र, मुख का चित्र, बादशाह ने स्वयं अपनी सभी बनवाने के लिए घंटों बैठता था। इतना बड़ा कला प्रेमी था अकबर। यह क्या करता था? घंटों घंटों अपना चित्र बनवाने के लिए बैठा रहता था और अपने साथ साथ अन्य जो दरबारी थे उनका भी चित्र बनवाने का काम करता था। उसने अपने साथ साथ दरबारियों की सभीहे या व्यक्ति चित्र बनवाने का काम किया। अकबर ने यह भी कहा था, अकबर ने यह भी कहा था कि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं। क्या करते हैं? चित्रकला से घृणा करते हैं, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति मेरे कृपा पात्र नहीं है। जो व्यक्ति, ऐसे तो बहुत से व्यक्ति हैं, अकबर कहता है कि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कला से घृणा करते हैं, लेकिन जो कला से घृणा करता है वो मेरे कृपा पात्र नहीं है।
इतने बड़ा कथन तो बहुत है एक राजा का, हवा टाइट हो जाती होगी। लेकिन इनको क्या पता, इन्हीं का एक उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारी आता है औरंगजेब, जो कि बहुत ही बड़ा क्या बताएं, उसके काल में मुगल चित्रकला का पतन ही हो जाता है। वह चित्रकला से बहुत नफरत करता था। धार्मिक नियमों के अंधविश्वासी चित्रकला के घातक शत्रु हैं। यानी ये कौन कह रहा है? अकबर कह रहा है कि भैया हो, हमें पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, और जो चित्रकला से घृणा करते हैं वह मेरी कृपा के पात्र नहीं है। चलिए, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में अपनी चित्रशाला स्थापित किया। अकबर अपनी चित्रशाला कहाँ स्थापित करता है? फतेहपुर सिकरी में स्थापित करता है, और चित्रकला को अलग विभाग के रूप में व्यवस्थित कर अब्दुल को उसका प्रधान बना देता है, नियुक्त कर देता है। बात ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है, क्वेश्चन इस लाइन से भी बनता रहता है। कहा जा रहा है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में चित्रकला स्थापित कर दिया। कहां पर? फतेहपुर सिकरी में अकबर ने चित्रकला स्थापित कर दिया, और चित्रकला को अलग विभाग के रूप में व्यवस्थित कर अब्दुल समद को, किसको? अब्दुल समद को उसका प्रधान नियुक्त कर देता है। कौन? अकबर। यानी अकबर द्वारा यहाँ पर फतेहपुर सिकरी में चित्रकला का एक स्वतंत्र विभाग स्थापित किया जाता है, और उस चित्रकला के स्वतंत्र विभाग को अकबर ने उसका एक अध्यक्ष नियुक्त किया जिसका नाम क्या है? अब्दुल समद। चलिए ध्यान दीजिएगा, अकबर के दरबारी चित्रकार के बारे में हम जान लेते हैं कि अकबर के दरबार में कौन कौन से प्रमुख चित्रकार रहा करते थे। तो अकबर के दरबारी चित्रकारों में हम देखते हैं कि अबुल फजल लिखता है, वही अबुल फजल, अभी इसके पहले हमने चर्चा किया था। अबुल फजल लिखता है कि अकबर के दरबार में 100 से भी अधिक चित्रकार रहते थे। कितने? 100 से भी अधिक चित्रकार रहते थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अबुल फजल लिखता है, बताता है लिखकर, वो लिखा हुआ उसका है आईन अकबरी में, तो उसने कहा है कि अकबर जो बादशाह अकबर था उसके दरबार में 100 से अधिक चित्रकार रहते थे। कितने? 100 से अधिक चित्रकार रहते थे, जिसमें 17 को दरबार में विशेष स्थान प्राप्त था। रहते तो 100 से अधिक चित्रकार थे, लेकिन जिसे विशेष स्थान प्राप्त था उनकी संख्या, उन चित्रकारों की संख्या कुल कितनी बताई गई? 17 बताई गई। अबुल फजल ने आईने अकबरी में यह भी लिखा है कि यह सत्य है कि हिंदुओं के चित्र हमारी चित्रकला को मात देते हैं, पछाड़ देते हैं। अब्दुल समद, अबुल फजल, अरे क्या हो गया है जरा, चलो। अबुल फजल ने आईने अकबरी में यह भी लिखा है कि ये तो सही बात है, ये सत्य बात है कि मुसलमान चित्रकारों की अपेक्षा हिंदू चित्रकार अधिक उन्नत किस्म के थे, यानी और अच्छे से चित्र बनाते थे। ऐसा कौन कह रहा है? यही अबुल फजल। कहाँ लिखा है? अमीर आईने अकबरी में। तो वास्तव में संपूर्ण संसार में उनके जैसे चित्रकार बहुत कम मिलते हैं। किनके जैसे? हिंदू चित्रकार के जैसे संसार में बहुत कम मिलते हैं। ऐसा कौन लिख रहा है? यही आईने अकबरी में अबुल फजल लिख रहा है। आईने अकबरी में वर्णित 17 प्रमुख चित्रकारों का वर्णन मिलता है जो विशेष स्थान दरबार में रखते थे। उन 17 प्रमुख चित्रकारों में 13 हिंदू हुआ करते थे। कितने? 13 हिंदू हुआ करते थे, और 4 मुसलमान चित्रकार थे। अकबर के दरबार में जो 100 से अधिक चित्रकार थे, उन 100 से अधिक चित्रकारों में 17 चित्रकारों को
विशेष दर्जा प्राप्त था, विशेष स्थान प्राप्त था। उन 17 प्रमुख चित्रकारों में अकबर ने 13 चित्रकारों को जो कि हिंदू धर्म से संबंधित थे और 4 चित्रकार मुसलमान धर्म से संबंधित थे। आप महत्व की बात समझ सकते हैं कि हिंदुओं की संख्या अधिक होने का कारण क्या था। जबकि अकबर कालीन वाकियात ए बाबरी की प्रति में, अकबर कालीन वाकियात ए बाबरी, याद रखिएगा, वाकियात ए बाबरी की प्रति में 22 प्रमुख चित्रकारों का वर्णन मिलता है, जिसमें 19 हिंदू और 3 मुसलमान कलाकार थे, चित्रकार थे। अकबर के दरबार में जो 17 तो प्रमुख थे, कितने? 17 प्रमुख थे। बाद में पता चलता है कुल 22 संख्या थी, जिसमें से 19 हिंदू और 4 क्या थे, 3 क्या थे, आपके मुसलमान चित्रकार थे। यानी हिंदुओं का वर्चस्व उसमें प्रभावशाली था अपनी चित्रकला के दम पर। बहुत ही बेहतरीन चित्र बनाते थे, ऐसे चित्र मुसलमान चित्रकार नहीं बना पाते थे। ऐसा आईने अकबरी में वर्णन किया गया है, जो कि किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। तो उनके दरबार में कौन कौन से वे प्रमुख चित्रकार थे, आइए देख लेते हैं उन प्रमुख चित्रकारों का नाम क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे नाम मिलता है मीर सैयद अली का। अकबर के दरबार में जो चित्रकार थे, प्रमुख प्रमुख चित्रकार थे, उनमें से एक मीर सैयद अली थे। उन्हीं में से एक अब्दुल समद थे, दूसरे बसावन थे, दसवंत थे, फिर बसावन थे। ये जो ऊपर के 4 हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार थे अकबर कालीन चित्रकला में, यानी अकबर के दरबार में। केशवलाल थे, मुकुंद थे, जगन या जगन्नाथ थे, तारानाथ थे, सांवल दास थे, खेमकरण थे। खेमकरण के साथ साथ आपके महेश थे, मिस्किन थे, हरवंश थे, तुलसी आदि और राम दास भी रहा करते थे। ये प्रमुख चित्रकार अकबर के दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में कौन कौन रहा करता था? मीर सैयद अली रहा करता था। आप नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन जब कठिन बनाना होता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत, बसावन, केशवलाल, कौन कौन? केशवलाल, मुकुंद, जगन या जिसी को जगन्नाथ कहा जाता है, तारानाथ, तारानाथ, सांवल दास, खेमकरण, खेमकरण के बाद आपका महेश, महेश के बाद आपके मिस्किन हैं, मिस्किन के बाद हरवंश हैं, हरवंश के बाद तुलसी, और तुलसी के बाद आपके रामदास। यानी ये प्रमुख चित्रकार किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे, जिसका नाम हमने आपके सामने वर्णित किया। हम एक बार चाहेंगे वो नाम आप फिर से देख लें कि उनके दरबार में अकबर के जो महत्वपूर्ण चित्रकार रहते थे, मीर सैयद अली रहते थे, अब्दुल समद रहते थे, दसवंत रहते थे, बसावन रहते थे, केशवलाल रहते थे, यानी केशवलाल के साथ साथ आपके मुकुंद, जगन्नाथ, तारानाथ, यानी मीर अली, अब्दुल समद, दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, जगन, तारानाथ, सांवल दास, खेमकरण, महेश, मिस्किन, हरिवंश, तुलसी, रामदास। ये जो प्रमुख नाम हमने लिया, ये किसके दरबार में रहते थे? ये अकबर के दरबार में रहते थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार थे। चलिए आप देखेंगे कि इनमें प्रथम 4 प्रमुख चित्रकार के रूप में थे। यानी ऊपर के जो 4 हमने बताया, मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत, बसावन। मीर शब्द दसवंत बसावन, क्या नाम है? मीर, कविता याद रख लीजिए, मीर शब्द दसवंत बसावन, मीर शब्द दसवंत बसावन, मीर शब्द दसवंत बसावन। मीर मानी मीर सैयद अली, शब्द माने आपके अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। ये जो 4 कलाकार थे ऊपर के क्रम से, इन चारों कलाकारों को जो है, इन चारों कलाकारों को प्रथम यानी प्रमुख चित्रकार के रूप में दर्जा मिला था। किसको? प्रमुख चित्रकार के रूप में दर्जा मिला था। किसको?
मीर शब्द दसवंत बसावन को, चारों को जो है इसमें चार प्रथम सबसे प्रमुख चित्रकार के रूप में थे। आईने अकबरी में इनका यही क्रम मिलता भी है कि सबसे पहले मीर सैयद अली का, फिर अब्दुल समद का, फिर दसवंत का, फिर बसावन का, यानी इसी क्रम में चारों का नाम लिखा गया कि इसमें अबू फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में। ध्यान दीजिएगा, हुआ है जो इस प्रकार है। आगे देखते हैं किस प्रकार है। सबसे पहले नाम आता है उनके प्रमुख चित्रकार का, जिसका नाम मीर सैयद अली बताया गया है। क्या नाम है? मीर सैयद अली। मीर सैयद अली के बारे में देख लेते हैं कि मीर सैयद अली जो थे, मीर सैयद अली ईरान के तबरेज नगर के रहने वाले बिहजाद के शिष्य थे। यानी मीर सैयद अली जो थे यह बिहजाद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बिहजाद के, जो कि कहाँ रहता था? ईरान में रहता था। मीर सैयद अली ईरान के तबरेज नगर के रहने वाले बिहजाद के शिष्य थे। यह जुदाई उपनाम से कविताएं करता था। कौन? मीर सैयद अली क्या करता था? जुदाई उपनाम से, याद रखिएगा किस उपनाम से? जुदाई उपनाम से कविताएं करता था। यह ईरान के शाह तहमास्प का दरबारी चित्रकार भी हुआ करता था। यहाँ आने से पहले यह किसके दरबार में था? ईरान के ईरान के बादशाह शाह तहमास्प के दरबार में दरबारी चित्रकार हुआ करता था। हुमायूं ने ईरान प्रवास के दौरान इसे भारत आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन उस समय यह आता नहीं है। लेकिन जब वह काबुल और कांधार पर विजय प्राप्त कर लेता है तो ये लोग स्वयं काबुल में अपने पिता मंसूर अली के साथ आकर उसके हुमायूं से मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद खूब अपना नया नया करतब दिखाते हैं ताकि दरबार में हमको उच्च स्थान मिल सके। यह ईरानी शैली का चित्रकार था। कौन? यही मीर सैयद अली। यह किस शैली का चित्रकार था? यह ईरानी, यह जो है ईरानी शैली का चित्रकार था। ईरानी शैली का चित्रकार था। कौन? यही मीर सैयद अली। मीर सैयद अली किस शैली का चित्रकार था? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बार तो दोस्तों कथन और कारण से भी क्वेश्चन बनेंगे, ये बात आप नोट रखिएगा। कथन और कारण से भी क्वेश्चन बनेंगे, आप याद रखिएगा। तो मीर सैयद अली ईरान के तबरेज नगर बिहजाद का शिष्य था। जुदाई नाम से या जुदाई उपनाम से कविताएं करता था। शाह तहमास्प का दरबारी चित्रकार था। हुमायूं ने इसे निमंत्रण दिया था आने के लिए। बाद में, उस समय तो नहीं, लेकिन बाद में वह अपने पिता मंसूर अली के साथ आता है, मीर मंसूर के साथ, फिर हुमायूं से मिलता है। यह ईरानी शैली का चित्रकार था। उसी के अनुरूप इसने मानव आकृतियां भी बनाई। भाई ईरानी चित्रकार था, ईरानी शैली का, उसी के अनुसार यह सभी चित्र भी बनाने लगा। और इसकी मानव आकृतियां जो बनाई गई इसके द्वारा, वह लंबी पतली तथा लता के समान चमकदार है। गर्दन सुराहीदार है। गर्दन कैसी है? पतली एवं सुराहीदार है। वह चेहरे लंबे हैं। ये विशेषता ईरानी शैली की है। और मीर सैयद अली ईरानी शैली का ही था चित्रकार, इसलिए उसके चित्र में पूर्णतः ईरानी शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है या दिखाई देता है, झलकता है। जिसमें गर्दन को पतला, लंबा एवं सुराहीदार बनाया गया, चेहरे को लंबा बनाया गया, लता के समान और चमकदार। यह विशेषता ईरानी शैली की है। और यह मीर सैयद अली जो है ईरानी शैली का प्रमुख चित्रकार था। तो मीर सैयद अली जो था यह ग्रामीण जीवन, यानी ग्रामीण जीवन और नगर जीवन के चित्र में सिद्धहस्त था। मीर सैयद अली जो ग्रामीण परिवेश का जीवन होता था और जो शहरी परिवेश का जीवन होता था, दोनों ही तरह के चित्रों को बनाने में यह एकदम माहिर था, सिद्धहस्त था। लौकिक जीवन से आप देखेंगे कि संबंधित घुमक्कड़ जीवन के चित्र बनाना उसकी एक महत्वपूर्ण रुचि थी या विशेषता थी। किसकी? मीर सैयद अली की। आगे देखते हैं
हुमायूं ने मीर सैयद अली की निर्देशन में, हुमायूं क्या करता है कि मीर सैयद अली के निर्देशन पर दास्तान ए अमीर हमजा की पांडुलिपि तैयार करने का आदेश देता है, कार्य सौंपता है। किस नाम से? अमीर हमजा की पांडुलिपि तैयार करने के कार्य को आरंभ करवाता है। किसके निर्देशन पे? इसी मीर सैयद अली के निर्देशन पे। मीर सैयद अली के ही कहने पर हुमायूं अमीर ए हमजा की पांडुलिपि तैयार करवाने का कार्य स्टार्ट करवाता है, प्रारंभ करवाता है। मीर सैयद अली तबरीजी और अब्दुल समद सिराजी ने मिलकर, ध्यान दीजिएगा, मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी, ये दोनों कलाकारों ने मिलकर चावल के एक दाने पर संपूर्ण चौगान का मैदान, यानी पोलो खेलते हुए पूरा संपूर्ण मैदान केवल एक चावल के एक दाने पर चित्रित कर देता था। दर्शक दीर्घा सहित चौगान का मैदान एक चावल के दाने पर चित्रित करने वाला चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी ही था। यह बात टोंगा से गठियाला। चला आगे चलते हैं। मीर सैयद अली के अन्य प्रमुख चित्र जो कि निम्न हैं, इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। चलिए देख सकते हैं किस प्रकार है। मीर सैयद अली के अन्य प्रमुख चित्र, आप ध्यान दीजिएगा। अगर मुगल कालीन चित्रकला से बहुत बेहतरीन, चूंकि सीट कम होने के कारण लपरझैया इस पेपर तो बनेगा नहीं, संख्या लड़कों की तो पर्याप्त है। तो आपसे बता दें, इस बार मैं बार बार कह रहा हूं, पुनः एक बार फिर कह रहा हूं कि इस बार कथन कारण करके जो क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के कथन और कारण वाले, इनकी संख्या आपको देखने के लिए बहुत अच्छी खासी मिलेगी। इसलिए अपनी तैयारी को बहुत उम्दा तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए रखिए और पूर्वांचल कैरियर के साथ लगे रहिए, जो कि आपकी सफलता का एक अचूक मंत्र देने जा रहा है। अभी तो आप देख रहे हैं, ये झलक है। सारा का सारा क्वेश्चन जो पेपर देकर आएंगे, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं अपनी क्लास से दिखाऊंगा आपको। एक एक क्लास आपको एक एक क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। तो मीर सैयद अली जो कि जुदाई उपनाम से कविताएं करता था, जो कि ईरानी शैली से प्रभावित था। किस शैली से? ईरानी शैली से। उसके कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे मजनू का जन्म। किसका जन्म? मजनू का जन्म। मजनू के जन्म के बाद उसका दूसरा चित्र है लैला के समझ जंजीरों से जकड़ा हुआ मजनू। वाह वाह, क्या बात है, कितना बेहतरीन जो है संदर्भ में चर्चा हो रही है। और मीर सैयद अली जो चित्र बनाते थे, उन चित्रों का शीर्षक इतना प्यारा रखते थे। देखिए, मजनू का जन्म, लैला के समक्ष जंजीरों से जकड़ा हुआ मजनू, गाय का वध करता जहाद, बहराम तथा गड़रिया, जमीकृत हस्त और रंग चित्रावली। पिता मंसूर का भी व्यक्ति चित्र इसने बनाया था। और जहाक अली के पिता सबीह का भी चित्र बनाने का काम किया था। किसने? यही मीर सैयद अली ने। यानी मीर सैयद अली ने मजनू का जन्म, लैला के समक्ष जंजीरों में जकड़ा हुआ मजनू, उसी के साथ साथ गाय का वध करता हुआ जहाद, बहराम और गरड़िया का चित्र तथा जमीकृत हस्त और औरंग चित्रावली,
पिता मंसूर का सभी चित्र यानी व्यक्ति चित्र, इसे सभी चित्र भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? सभी चित्र, यानी जिसे व्यक्ति चित्र कहा जाता है। जहाक अली के पिता का सभी यानी व्यक्ति चित्र बनाने का कार्य किसने किया था मेरे प्यारे शिक्षक, भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं? यही मीर सैयद अली। कौन? मीर सैयद अली। एक बार पुनः इन चित्रों का चर्चा आप कर ले। एकदम टोंगम गठियाला 5-7 ठे चित्र हैं। टोंगम गठियाला यही में से एक ठे पूछ ली, आज देख ले। मजनू के जन्म होइए, आहा, मजनू का जन्म हुआ है मीर सैयद अली। आज आपको नमन करने का जी करता है। आपने इतना सुंदर विषय पे चित्रकारी किया कि मजनू का जन्म के साथ साथ लैला के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ मजनू, वाह वाह, कितना सुहावना दृश्य होगा। गाय का वध करता हुआ जहाद, बहराम और गड़रिया, जमीकृत हत और चित्रावली, पिता मंसूर का सभी यानी व्यक्ति चित्र और जहाक अली के पिता का व्यक्ति चित्र यानी सभी चित्र किसने बनाया? यही मीर सैयद अली ने बनाया। चलिए आगे देखते हैं दूसरे नंबर के ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, जो चार प्रारंभ के प्रमुख चित्रकार थे, जिनका अबुल फजल ने आयने अकबरी में क्रमवार से वर्णन किया है। उन चारों नामों का, पहले मीर सैयद अली, फिर अब्दुल समद, फिर दसवंत, फिर बसावंत। उसके बाद भी और अन्य कलाकार जो हमने भी देखा था, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा अध्ययन हम कर ले, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता रहता है। तो आइए देखिए, दूसरे नंबर पे हैं आपके ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ईरान के सिराज नगर का रहने वाला शाह तहमास्प का दरबारी चित्रकार था। किसका? शाह तहमास्प का। शाह तहमास्प, यह शाह तहमास्प का दरबारी चित्रकार था। कौन? ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। किसके दरबार में चित्रकारी किया करता था? शाह तहमास्प। तो यह सिराज नगर के शाह तहमास्प का दरबारी चित्रकार हुआ करता था। यह हुमायूं के निमंत्रण पर, जो हुमायूं निमंत्रण भेजता है कि हे भैया आवाज जा, तो लोग के बेहतरीन स्थान तो हमरे दरबार में हो, कहाँ भटक रहे हो? तो हुमायूं द्वारा निमंत्रण पर काबुल में हुमायूं से आकर मिलता है और दास्तान अमीर हमजा अंतः अकबर के समय में, जो कि इसी के निर्देशन में पूरा होता है, यह कार्य करना प्रारंभ कर देता है। माफ करिएगा। तैमूरनामा के अनुसार आप देखेंगे कि तैमूरनामा के अनुसार हुमायूं और उसका पुत्र अकबर, ये दोनों ने अब्दुल समद से ही चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। इसका चर्चा हमने पहले ही कर लिया था कि हुमायूं और पुत्र अकबर दोनों एक साथ इसी अब्दुल समद को गुरु बनाकर चित्रकला का ज्ञान लेते थे, पाठ पढ़ते थे, चित्रकारी सीखते थे। अब्दुल समद की मधुर एवं कोमल चित्र शैली, किसकी? अब्दुल समद की। अब्दुल समद की मधुर एवं कोमल चित्र शैली तथा सुलेख के कारण ही हुमायूं और अकबर ने इसे सीरी कलम की उपाधि प्रदान कर दी। सीरी कलम की उपाधि किसे दी गई? सीरी कलम की उपाधि यही अब्दुल समद, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को ही सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई। चित्रकार सुलिपिकार के साथ साथ यह जो अब्दुल समद है, यह चित्रकार के साथ साथ सुंदर लिपिकार यानी सुलिपिकार के साथ साथ यह शिकस्त शैली का भी यह लेखक हुआ करता था। कौन? यह ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। दोस्तों, अकबर ने क्या किया कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो चित्रशाला
एक स्वतंत्र रूप से चित्रकला के लिए, विकास के लिए चित्रकला के नई चित्रशाला का जो स्थापना किया था, उस चित्रशाला का प्रधान एवं अध्यक्ष इसी को नियुक्त करता है। किसको? इसी अब्दुल समद सिराजी को। यानी फतेहपुर सीकरी में जो स्वतंत्र एक नया अलग से विभाग चित्रकला के विकास के लिए चित्रशाला का स्थापना अकबर करता है, उसका सबसे पहले अध्यक्ष किसको नियुक्त करता है? इसी सिराजी को, इसी ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को। चलिए, इसके पुत्र शरीफ को अपने पुत्र सलीम के मदरसे में, यानी अकबर क्या करता था कि ये जो इसका ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी का पुत्र शरीफ था और अपने पुत्र सलीम, वही जो बाद में जहांगीर बनता है, के मदरसे यानी स्कूल के लिए खानदज यानी साथी नियुक्त कर दिया। कितना इस चित्रकार का अकबर ने मान बढ़ाया, कितना इससे प्रेम करता था, इसकी चित्रकला को कितना महत्व देता था, ये चीज आप देख सकते हैं कि अब्दुल समद का जो पुत्र था शरीफ और जो अकबर का पुत्र था सलीम, तो सलीम जिस मदरसे में पढ़ने जाता था, उसके साथ पढ़ने के लिए, पठन पाठन के लिए साथी की जो आवश्यकता थी, उस साथी की पूर्ति यह किससे करता है? उसी अब्दुल समद के पुत्र शरीफ। यानी अब्दुल समद के पुत्र शरीफ को अपने पुत्र सलीम के लिए अकबर ने उसका साथी नियुक्त कर दिया। क्या नियुक्त कर दिया? साथी नियुक्त कर दिया। फतेहपुर सीकरी के टकसाल का निदेशक, फतेहपुर सीकरी का टकसाल का निदेशक, मुल्तान के गवर्नर का पद 400 जात का मनसबदार या मनसब भी अकबर ने इसे प्रदान कर दिया। किसे? इसी ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को। देखिएगा, 400 जात का मनसब अकबर ने इसे प्रदान किया था। किसे? अब्दुल समद सिराजी को। चित्रकारों में यह भी एकमात्र चित्रकार था, चित्रकारों में यह भी एकमात्र ऐसा चित्रकार था जिसने अकबर के दीन ए इलाही, अकबर के दीन ए इलाही यानी 1582 की सदस्यता ग्रहण की थी। अब्दुल समद पशु चित्रण में थोड़ा ठीक ठाक था, थोड़ा ठीक ठाक था। आइए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले चित्रकार की, जो कि अकबर के दरबार में रहता था। उसका नाम है दसवंत। क्या नाम है? दसवंत। यही दसवंत जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान दरबार में यह भी रखता था। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के बाद दरबार में यदि किसी का स्थान था तो इसी दसवंत का स्थान था। दसवंत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, आईने अकबरी में मीर, वही आईने अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा रचित की गई पुस्तक थी, उसी आईने अकबरी में मीर सैयद अली, कौन? मीर सैयद अली और अब्दुल समद के बाद दसवंत का नाम लिया गया है। वही अभी हमने आपके सामने चर्चा किया कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद के बाद किसी का नाम लिया जाता है, इसी दसवंत का, जो कि आईने अकबरी में इसी क्रम में लिखा हुआ है। यह किस जाति का लड़का था? यह कहार जाति का लड़का था। किस जाति का था? कहार जाति का था। कौन? यह दसवंत किस जाति का था? कहार जाति का था। कहार जाति का होने के कारण यह पालकी उठाने का काम भी करता था तथा दीवारों पर चित्रकारी या चित्रण करने का कार्य भी करता था। कौन? यही दसवंत। यानी यह कहार जाति का लड़का था जो पालकी उठाने और दीवार पर चित्र बनाने का कार्य करता था। अकबर ने इसकी योग्यता को पहचान लिया। बहुत बड़ा कला प्रेमी था अकबर भैया। यहूक बाप रहा है सलीम, जिसका नाम जहांगीर पड़ता है,
मतलब ये तो उसका बाप नहीं था, बाप तो अकबर है, पुत्र जहांगीर है, लेकिन चित्रकला के प्रति प्रेम इससे आगे था। एक ही चित्र अलग अलग चित्रकारों द्वारा यदि बनाया जाए तो वह बता देता था कि इसमें आंखें इसने बनाई हैं, नाक इस चित्रकार ने बनाया है, गला इस चित्रकार ने बनाया है, होठ इस चित्रकार ने बनाया है, गाल इस चित्रकार ने बनाया है। इतना बड़ा कला प्रेमी और कला के प्रति जानकार था। तो उससे पहले हम अभी अकबर को देख रहे हैं, अकबर के दरबारी चित्रकार दसवंत के बारे में। अकबर ने इसकी योग्यता को पहचान कर इसे अब्दुल समद के शिष्य के रूप में दरबार में रखा। यानी अकबर क्या करता है, इस दसवंत की योग्यता को पहचान लेता है और उसको अब्दुल समद के शिष्य के रूप में दरबार में रख लेता है। चलो अब तुम अब्दुल समद की शिष्यता ग्रहण करो और दरबार में अपना कार्य प्रगति पर रखो। तैमूर नामा यानी रज्मनामा और संभवतः दास्तान ए अमीर हमजा के भी कुछ चित्रों को इसने बनाने का काम किया था। कौन? यही दसवंत। यही दसवंत तैमूरनामा। भाई बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, आप लोग ध्यान से बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। तैमूरनामा हो, रज्मनामा हो और दास्तान ए अमीर हमजा हो, इसके भी कुछ चित्रों, इसकी भी कुछ प्रतियों का इसने चित्रण किया। किसने? यही दसवंत ने। आप देखेंगे कि जयपुर से प्राप्त रज्मनामा यानी महाभारत, वही महाभारत को रज्मनामा कहा जा रहा है। जयपुर से प्राप्त रज्मनामा वाली प्रति पर इसका नाम भी अंकित है। भैया, जो जयपुर से प्राप्त हुई रज्मनामा की एक प्रति है, जो कि कहां से प्राप्त हुई? जयपुर से प्राप्त हुई, उस पर इसका हस्ताक्षर यानी नाम भी अंकित है। इसके साथ काम करने वाले अन्य चित्रकारों में मिस्किन, श्रवण, केशव यानी केशव का नाम भी आता है। चलिए, यहां तक तो बात हो गई कि जयपुर से प्राप्त जो रज्मनामा यानी महाभारत वाली प्रति थी, उस पर इसका नाम तो अंकित था ही था, उसके साथ कुछ अन्य चित्रकारों का भी नाम मिलता है, जिसमें एक मिस्किन है, श्रवण है, केशु है, निम्न प्रकार। दसवंत के आप देखेंगे, यह जो दसवंत है, यह जयपुरी दसवंत के चित्र जो हैं वह परिप्रेक्ष्य का आभास कराते हैं। दसवंत के चित्र परिप्रेक्ष्य का भी आभास कराते हैं, जिन्हें यूरोपीय प्रभाव माना जाएगा। यूरोपीय प्रभाव के कारण यह क्या करता है, चित्रों में परिप्रेक्ष्य का आभास भी देखने को मिलता है, जिसका कारण कि यूरोपीय प्रभाव है। दसवंत जो है वह जयपुरी अराई शैली में भी सिद्धहस्त था। किस शैली में? जयपुरी अराई शैली में। जयपुरी अराई शैली में भी यह सिद्धहस्त था। कौन? दसवंत। अकबर ने क्या काम किया कि इसे कुछ समय के लिए दिल्ली की शाही टकसाल के निदेशक या अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त कर दिया। पहला निदेशक जो कि चित्रशाला बनवाता है आपके फतेहपुर सीकरी में, सबसे पहले अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाता है। बाद में आप देखेंगे दिल्ली टकसाल की शाही टकसाल का निदेशक भी किसको नियुक्त किया जाता है अध्यक्ष के रूप में? इस दसवंत को नियुक्त किया जाता है। सन 1584, कब की? सन 1584 में मानसिक संतुलन खो जाने पर, ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है सन 1584 की। 1584 ईस्वी में मानसिक संतुलन खो जाने पर इसने आत्महत्या कर लिया। किसने? यही दसवंत ने। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा भैया, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान दीजिएगा कहां से क्वेश्चन उठा लेगा। तो 1584 में मानसिक संतुलन खो बैठा था दसवंत, और क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है।
दशवंत ने, आप देखेंगे, दशवंत ने हिंदू पौराणिक चित्रों में विशेष रुचि दर्शाया। हिंदू पौराणिक चित्रों का विशेष रूप से इसने अपनी रुचि उसमें दिखाया और भयंकर आसुरी आकृतियों और देवी देवताओं के चित्रों को विशेष कुशलता से इसने बनाया यानी प्रस्तुत किया। आगे देखते हैं, आगे हमारा है बसावन, चौथा प्रमुख चित्रकार अकबर के दरबार का। चौथा प्रमुख चित्रकार जो कि नाम आईने अकबरी में भी मिलता है इसका, चौथे क्रम पे बसावन। क्या नाम है? बसावन। आईने अकबरी में दशवंत के बाद बसावन का नाम लिया जाता है। दशवंत के साथ मिलकर बसावन ने भी रजमनामा तैमूरनामा के चित्रों का निर्माण किया। यानी दशवंत के साथ ही, दशवंत तो कर ही रहा था, उसी के साथ यह बसावन भी रजमनामा यानी तैमूरनामा के चित्रों का निर्माण करता है, कार्य करता है, चित्रों पर, चित्रों को बनाने के लिए उस पर कार्य करता है। पता नहीं क्यों आज गला दर्द कर रहा है दोस्तों। मेरे प्यारे भाई, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। निःशुल्क तो पढ़ाया जा रहा है सब कुछ, पैसा थोड़ी ना लगता है लाइक सब्सक्राइब करने पर। और कमेंट में छाप दिया करिए कोई समस्या हो तो। और कक्षा में आप अपना हित चाहते हैं तो लगातार अंत तक बने रहें, जिससे आपका भला हो सके। तैमूरनामा रजमनामा के अतिरिक्त बाहिस्तान जामी, दाराबनामा, अकबरनामा तथा रामायण के चित्रों का इसके द्वारा निर्माण हुआ। यानी तैमूरनामा की बात कर ली जाए, रजमनामा की बात कर ली जाए, इसके अतिरिक्त बहिस्तान जामी की बात कर ली जाए, बहिस्तान जामी के साथ साथ दराबनामा की बात कर ली जाए, इस दराबनामा के साथ साथ अकबरनामा की बात कर ली जाए, अकबरनामा के साथ साथ रामायण की बात कर ली जाए, इस पर भी इसने चित्र बनाए हैं। किसने? बसावन ने। यानी हिंदू देवी देवताओं आसुरी प्रवृत्तियों के भी चित्र बनाने का काम, हिंदू पौराणिक कथाओं का चित्रण करने का काम कौन करता है? यही बसावन करता है। ध्यान दीजिएगा, बहिस्ताने जामी पर आधारित एक चित्र में शेख अबू उल कस्साब, क्या नाम मिलता है? शेख अबू उल कस्साब को एक दरवेश का दर्शन करते हुए दिखाया गया है और इस आकृति में वस्त्रों की बनावट पर यूरोपीय कला का पूर्णतः प्रभाव दिखाई देता है तथा आप देखेंगे कि आकृतियों में शारीरिक गठनशीलता एवं छाया का प्रकाश उत्तम रूप से बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई देता है या बनाया गया है। आप देखेंगे कि जो बसावन था उसके चित्रों में परिप्रेक्ष्य एवं वस्त्रों के सिकुड़न पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यानी बसावन के चित्रों पर जो कपड़ा बनाया जाता था, उस कपड़ों पे जो चित्र था वह सिकुड़न के साथ साथ विशेष ध्यान दिया जाता था। भीम गुजराती एवं मिस्किन, भीम गुजराती एवं मिस्किन इसके सहायक चित्रकार थे। किसके? इसी बसावन के। भीम गुजराती तथा मिस्किन दोनों सहायक सहायक चित्रकार सहायक चित्रकार थे। किसके? इस बसावन के। चलिए, व्यक्ति चित्र बनाने, पृष्ठभूमि एवं रंग योजना बनाने में बसावन एकदम सिद्धहस्त था, दक्ष था, एकदम मतलब जबरदस्त था। व्यक्ति चित्र बनाने में, उसकी पृष्ठभूमि बनाने में यह जो बसावन है यह पूर्णतः दक्ष था, यानी बहुत जबरदस्त था। आगे देखिएगा, इस बसावन के बारे में आप देखिएगा
कि आकृतियों में भाव अव्यंजना जितनी कुशलता के साथ बसावन लाता था, बसावन जो आकृतियों का निर्माण करता था, उन चित्र आकृतियों में अभिव्यंजना जितनी कुशलता के साथ बसावन लाता था, उतनी कुशलता के साथ अकबरी दरबार का कोई अन्य चित्रकार नहीं ला पाता था। ध्यान दीजिएगा कि अभिव्यंजना जितनी कुशलता से यह बसावन अपने चित्रों में लाता था, उतनी कुशलता से अकबर के दरबार में रहने वाला कोई भी चित्रकार अभिव्यंजना को नहीं दर्शा पाता था, नहीं ला पाता था। बसावन की जो आकृतियां हैं, उन आकृतियों में आगे की ओर झुकी हुई मानव आकृतियों का जिस स्थिति लाघव में अंकन किया गया है, वैसा अकबर कालीन कला में अत्यंत दुर्लभ है। यानी बसावन बहुत अच्छा कलाकार था, कहने का यही मतलब है। प्रसिद्ध कलाविद राय कृष्णदास के अनुसार, किसके अनुसार? प्रसिद्ध कलाविद डॉक्टर राय कृष्ण के अनुसार बसावन जो है, यह पृष्ठिका बनाने में, आकृति का आलेखन में, रंग लगाने में, छबीह लगाने में क्या था? बहुत सर्वोत्तम था, दक्ष था, सिद्धहस्त था, यानी कि जबरदस्त था। कौन? बसावन। फारूक बेग काबुल से मुगल दरबार में आया था। फारूक बेग कहां से आया था? मुगल दरबार में काबुल से आया था। बाद में दक्षिण की कला से यह प्रभावित होता है और एक नाम मिलता है मिस्किन का। यह निपुण पक्षी चित्रकार था, यानी पक्षी चित्रकार, पक्षियों का चित्रकला या पक्षियों का चित्र बनाने में यह दक्ष था, यानी सिद्धहस्त था, यानी जबरदस्त था। कौन? मिस्किन। मिस्किन पक्षियों की चित्रकारी करने में क्या था? जबरदस्त था। चलिए, मनोहर एवं केशव दास, इन दोनों ने अकबर के समय में अपने आत्मचित्र बनाए। अकबर के समय में अपने आत्मचित्र मनोहर दास और केशव दास ने बनाया। मनोहर दास और केशव दास ने अकबर के समय में अपने आत्मचित्र बनाए। सांवल दास और जगन्नाथ और तारानाथ ने 1573 ईस्वी में गुजरात अभियान पर अकबर के साथ गए थे। यानी जब गुजरात वाला युद्ध जीतने के लिए अकबर जा रहा था, तो उसके साथ 1573 ईस्वी में सांवल दास, जगन्नाथ, तारानाथ भी गुजरात अभियान पर अकबर के साथ गए थे। इनमें से सांवल दास ने गुजरात में लड़े गए सरनाल के युद्ध का दृश्य अंकित किया है। गुजरात वाला दृश्य जो गुजरात में लड़ा गया युद्ध था अकबर के द्वारा, किसके द्वारा चित्रित किया गया है? यही सांवल दास के दास सांवले के अनुसार। हे सांवले सांवल दास, तुमने उत्तम कार्य किया कि गुजरात अभियान पर चित्रकारी बना के अपना नाम किया। किसने? यही सांवल दास ने। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। ये जो रामदास है, इसने सलीम के जन्मोत्सव का चित्र बनाया। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सलीम के जन्म का चित्र क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि सलीम के जन्मोत्सव का चित्र किस चित्रकार ने बनाया। तो सलीम के जन्म उत्सव का चित्र आपके रामदास ने बनाया। हे रामदास, कहां हैं आप? रामदास, आप कहां हैं प्रभु? दास तो आप राम के हैं, लेकिन हम हैं आपके दास।
यही रामदास हैं जो सलीम के जन्म का चित्र बनाने का कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के काल की कला सामग्री। अगला बिंदु हमारा इसी अकबर कालीन चित्रकला से ही है। अगली हेडिंग के रूप में हम देखेंगे कि अकबर के काल में कला सामग्री क्या थी। आइए, आईने अकबरी जो कि अबुल फजल द्वारा रची गई, उसके अनुसार अकबर के काल में चित्र बनाने की सामग्री में बहुत उन्नत हुई, विकास हुआ। साथ ही रंग बनाने की जो पद्धति थी, विधि थी, उसमें भी क्या हुआ, सुधार हुआ। अकबर के, अब देखेंगे कि अकबर के समय में उत्तम प्रकार के कागज ईरान से लाए जाते थे। अकबर के समय में चित्रकारी हेतु चित्रण के लिए कागज ईरान से लाए जाते थे और चित्रकार ईरानी तथा इस्फानी कागज का प्रयोग करते थे। किसके समय में? अकबर के समय में। अकबर ने सियालकोट में कागज बनवाने का कारखाना भी स्थापित करवाया था। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है यह, इसको टोंगा से गठिया लीजिए कि सियालकोट में अकबर ने कागज के कारखाने का स्थापना करवाया था। यहाँ पर निर्मित कागज सियालकोटी या नुखपार या पानी लगा कागज के नाम से जाना जाता था, जो कि टकसाल में सियालकोट में जो कागज बनाने का कारखाना अकबर ने स्थापित किया था, यहाँ पर निर्मित कागज को सियालकोटी या नुखपार या पानी लगा कागज के नाम से जाना जाता था। आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में इसी को मुगली कागज भी कहा जाता था। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में अकबर द्वारा जो स्थापना की गई थी फैक्ट्री की कागज बनाने की, उसे दक्षिण भारत में मुगली कागज भी कहा जाता था। दक्षिण भारत के दौलताबाद में भी कागज बनाने का बड़ा उद्योग विकसित हो गया था। दौलताबाद में बना कागज का जो दौलताबादी कागज के नाम से प्रसिद्ध हुआ जाना जाता है, वह कर्नाटक के आदिल शाही शासकों के संरक्षण में आदिल शाही कागज अहमदनगर यानी महाराष्ट्र में निजाम शाही शासकों के संरक्षण में निजाम शाही कागज बनता था। ध्यान दीजिएगा कि मुगल दरबार में जो प्रमुख चित्रकार थे, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। उनकी चर्चा में हमने आगे बढ़ा तो अकबर के काल में कला सामग्री के बारे में चर्चा किया। कला सामग्री में हमने देखा कि आईने अकबरी के अनुसार अकबर के काल में चित्र बनाने की सामग्री की बहुत उन्नत हुई तथा रंगों की जो पद्धति थी उसमें भी काफी हद तक सुधार हुआ। उसी में हमने देखा कि अकबर के समय में जो कागज बनाया गया, चित्रकारी की गई, वह ईरान से आयातित होता था, मंगाया जाता था। कुछ समय बाद आगे चलकर ध्यान दीजिएगा, अकबर ने सियालकोट में कागज बनाने का कारखाना स्थापित कर दिया, जिसे सियालकोटी नुखपार या पानी लगा कागज के नाम से जाना जाता था। उसी को दक्षिण भारत में मुगली कागज के नाम से जाना जाता था। बाद में दक्षिण भारत में दौलताबाद में भी कागज बनाने का एक बड़ा उद्योग विकसित हुआ, जिसे दौलताबादी कागज कहा गया, दौलताबादी कागज के नाम से जाना गया। आगे देखेंगे कर्नाटक में भी कागज का फैक्ट्री लगता है कागज बनाने का, जिसका संरक्षण देता है जिसको आदिल शाह
उसी के नाम पर उसका भी फैक्ट्री का नाम पड़ जाता है, कागज का नाम आदिल शाही कागज। चलिए यहां तक तो हो गया। आप देखेंगे कि जो चीन है, चाइना, चीन के रौटा नगर में बना कागज, रख्ताई कागज, ईरान के तबरेज में बना गौनी या पीला कागज इस समय चलन में थे, यानी उस समय के टाइम पर प्रचलित थे। कागज का नामकरण प्रयुक्त सामग्री के आधार पर भी किया जाता था, जैसे सन से बना कागज सनी कागज। कागज का नामकरण जो है जिस माध्यम से बनता था उसके नाम पर भी पड़ जाता था। जैसे सन से बनता था तो सनी कागज, रेशम से बनता था तो रेशमी कागज, हरीरी से बनता था तो हरीरी का या काग, दिखाई नहीं दे, थोड़ा ऊपर करते हैं, हरीरी, कहाँ गया, हरीरी कागज, बांस से बना बांसी कागज, टाट से बना तुलोट या टुलोट कागज, मैसूर में बना स्थानीय कागज आदि कागज बनते थे। चलिए, चित्रकार के ब्रश को कलम और चित्रकार को कलम करतार कहा जाता था। आप ध्यान दीजिएगा, चित्रकार के ब्रश को कलम और चित्रकार को क्या कहा जाता था? चित्रकार के ब्रश को कलम और चित्रकार को कलम करतार कहा जाता था। कलम तूलिकाएं, ब्रश यानी जो कलम था यानी तूलिका था यानी जो ब्रश था वह गिलहरी, गिलहरी का या ऊंट का या बकरे का व भैंसे का व बिल्ली के बालों से बनाया जाता था। क्या? तूलिका यानी ब्रश। चाहे वह बकरक बाल रहा हो, चाहे भैंसक बाल रहा हो, चाहे वह गिलहरी के, चाहे ऊंटे के, इन्हन के बलवा से का बनत रहा? तूलिका यानी ब्रश या इसे कलम कहा जा रहा है। अकबर कालीन चित्रों का विषय देख लेते हैं कि अकबर कालीन चित्रों का प्रमुख विषय क्या था। आइए हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि अकबर कालीन चित्रों के विषय क्या क्या रहे हैं। तो अकबर के काल में बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि पोथी चित्रण का कार्य होता है। किसके काल में? अकबर के काल में बड़े पैमाने पर पोथी चित्रण का कार्य होता है और साथ ही साथ आप देखेंगे इसी के साथ व्यक्ति चित्रण का भी कार्य हुआ। अकबर के ही समय में आप देखेंगे कि चित्रित पोथियां राजकीय संग्रहालय की शोभा बढ़ाने का कार्य करती थी, जो लाहौर तथा दिल्ली व आगरा में उस समय उपस्थित थे, आज नहीं। विषय वस्तु की दृष्टि के अकबर के काल में चित्रित पोथियों, व्यक्ति चित्रों आदि को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे पहला क्या है कि अभारतीय काव्य या कथाओं अथवा फारसी कथाओं के चित्र, पहला है। पहला क्या है? अभारतीय यानी अ माने भारत में अ उपसर्ग लग गया है, अ माने नहीं, भारतीय माने भारतीय, यानी भारत का जो न हो उस काव्य या कथाओं अथवा फारसी कथाओं का चित्र। इसके अंतर्गत दास्तान ए अमीर हमजा, तूती नामा, दीवान ए हाफिज, खम्स ए निजामी, बहिस्तान ए जामी, अब मुस्लिम, अजीब उल मखलूकात, शाहनामा आदि को रखा जा सकता है। यानी अकबर के काल में देखेंगे कि जो चित्रित पोथियां थी या व्यक्ति चित्र थे उनको दो भागों में विभक्त कर दिया गया। एक को अभारतीय काव्य या कथाओं अथवा फारसी कथाओं के चित्र के रूप में रख दिया गया, दूसरे को भारतीय काव्य कथाओं के चित्र के रूप में। ये तो दास्तान ए अमीर हमजा, तूतीनामा, दीवान ए हाफिज या हाफिज सिराजी, खम्स ए निजामी या लैला मजनू, बहिस्तान ए जामी, अब मुस्लिम, अजीब उल मखलूकात और शाहनामा आदि को रखा गया अभारतीय काव्य कथाओं में। और भारतीय काव्य कथाओं में किसको रखा गया कि इसके अंतर्गत रामायण को, महाभारत को, नल दमयंती को, हरिवंश कथा, सरित सागर, पंचतंत्र,
पंचतंत्र, दशावतार, शकुंतला, योग वशिष्ठ तथा कृष्ण चरित आदि को भारतीय काव्य कथाओं में रखा गया, यह भी प्रमुख विषय रहा है। तीसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ शाहनामा, तैमूरनामा, बाबरनामा, जमी उतवारीख, अकबरनामा। चौथा है आईने अकबरी, एक है व्यक्ति चित्र जो कि सभी चित्र जिसे कहा जाता है, और दरबारी चित्र, इसके अंतर्गत शासकों दरबारियों के चित्र बनाए गए। पांचवा बिंदु हमारा है, पांचवा बिंदु है सामाजिक एवं जनजीवन से संबंधित चित्र। इसके अंतर्गत सूफी संतों का जीवन, पनघट, ग्रामीण जीवन, त्योहार व उत्सव के संबंधित चित्रों को रखा गया। अब देखेंगे अकबर कालीन चित्रित पोथियां। हम देखेंगे किसके कालीन की चित्रित पोथियां, अकबर के काल की। तो अगर हम बात कर लें अकबर के काल की पोथी चित्रों के बारे में, तो कह सकते हैं कि दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा जो कि मुगल चित्रकला में चित्रित पहली पुस्तक है, प्रथम पुस्तक है। इसको आप एकदम टोंगा से गठिया लीजिएगा कि दास्तान ए अमीर हमजा या हंजनामा, यह मुगल चित्रकला यानी मुगल चित्रशाला में चित्रित प्रथम पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि जो दास्तान ए अमीर हमजा यानी हमजनामा है, यह मुगल चित्रशाला की जो है प्रथम चित्रित पुस्तक है। इसमें जो है मोहम्मद साहब के चाचा शाह अब्बास के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख मिलता है अमीर ए हमजा में। शाहनामा है दूसरी पुस्तक। शाहनामा का रचना या शाहनामा के रचयिता कौन है? शाहनामा के रचयिता यही फिरदौसी हैं। कौन है? फिरदौसी है। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने महमूद गजनवी के संरक्षण में किया। इस पुस्तक में ईरानी शासकों का इतिहास भी वर्णित है। यानी जो शाहनामा पुस्तक है जिसकी रचना फिरदौसी करता है, उस फिरदौसी रचित शाहनामा में ईरानी शासकों का भी इतिहास उल्लेखित किया गया है। खानदान तैमूरिया यानी तैमूरनामा तीसरी पुस्तक है, पोथी है, खानदान तैमूरिया या तैमूरनामा। इसमें अकबर के पूर्वज तैमूर लंग का इतिहास है। इसमें अकबर के काल का 1577 तक, अकबर उसके पहले के जो राजा हैं, इसके पूर्वज अकबर के, और अकबर का काल 1577 तक का मामला इसमें चित्रित है। किसमें? खानदान तैमूरिया में। जमी उत तवारीख यानी चंगेजनामा, इसमें मंगोलों का इतिहास वर्णित है। किसमें? जमी उत तवारीख। इस जमी उत तवारीख में चंगेजनामा भी जिसे कहा जाता है, इसी जमी उत तवारीख को, इसमें मंगोलों का इतिहास उल्लेखित किया गया है, वर्णित किया गया है। अगली पोथी है बाबरनामा या जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जिसकी रचना स्वयं बाबर करता है तुर्की में। उसे अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना ने, किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया। महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह जो बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी है, यह बाबर की स्वयं द्वारा तुर्की भाषा में लिखी हुई आत्मकथा है।
आगे चलकर अकबर के समय में अब्दुल खान ए खाना ने इसका फारसी में अनुवाद करने का काम किया। अकबरनामा, अकबरनामा यानी आईने अकबरी, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ अ रहेगा। अकबरनामा या आईने अकबरी, आईने अकबरी या अकबरनामा जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। मैं इस क्लास में कम से कम 20 बार इन सब का नाम ले रहा हूं, आप समझ जाइए कितना महत्वपूर्ण है। सीधा सीधा नाम पूछता है कि आईने अकबरी या अकबरनामा के रचयिता कौन है, यही अबुल फजल हैं। अकबर का इतिहास इसी में वर्णित है, किसमें, अकबरनामा या आईने अकबरी में अकबर का पूरा इतिहास वर्णित है। इंग्लैंड के, आप देखेंगे कि इंग्लैंड के साउथ केसिंगटन में रखी गई अकबरनामा की प्रति के विषय में स्मिथ ने लिखा है कि अकबर के हस्ताक्षर युक्त, अकबर के हस्ताक्षर युक्त यह प्रति अकबर कालीन प्रत्येक चित्रकार के गुणों का अवलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद अगला हमारा बिंदु होगा, अगली पोथी होगी तारीख ए अल्फी। क्या नाम है, तारीख ए अल्फी। तारीख ए अल्फी में मुस्लिम जगत का इतिहास देखने के लिए मिलता है। किसका, मुस्लिम जगत का इतिहास देखने के लिए हमें तारीख ए अल्फी में देखने के लिए मिल जाता है। अगली पोथी है जो कि अनवर ए सुहेली के नाम से जानी जाती है। अगली पोथी जो कि महत्वपूर्ण है, किस नाम से जानी जाती है, अनवर ए सुहेली नाम से। अनवर ए सुहेली नाम से यह पोथी जानी जाती है। यह पंचतंत्र का फारसी में अबुल फजल द्वारा किया गया अनुवाद है। ये अनवर ए सुहेली कोई और पोथी नहीं, यही पंचतंत्र है। यही पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद जो अबुल फजल के द्वारा किया जाता है, उसी का नाम क्या है, अनवर ए सुहेली। यानी अनवर ए सुहेली हो चाहे पंचतंत्र हो, बात एक ही है। यही पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल कर देता है। फसे फारसी में अनुवाद फसे फजल जब करता है, यही फसे पंचतंत्र का, तो वही असे अनवर ए सुहेली हो जाता है। चलिए, फारसी में इसका दूसरा अनुवाद अय्यार ए दानिश नाम से हुआ। इसी पंचतंत्र का दूसरा अनुवाद फारसी में हुआ, किस नाम से, किस नाम से, अय्यार ए दानिश नाम से हुआ। इसका अरबी अनुवाद कलीला व द्युमूना नाम से हुआ। विष्णु शर्मा द्वारा रचित जो यह पंचतंत्र बाइबिल के बाद विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित होने वाली पुस्तक है। यानी पंचतंत्र का विश्व में सर्वाधिक अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यानी आप देखेंगे कि यह जो पंचतंत्र है, इसका फारसी में अनुवाद, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल करता है अनवर ए सुहेली नाम से। किस नाम से, अनवर ए सुहेली नाम से। वही देखेंगे फारसी में इसका दूसरा अनुवाद अय्यार ए दानिश नाम से हुआ है, इसी पंचतंत्र का। अनवर ए सुहेली तो अबुल फजल कर देते हैं, फिर अय्यार ए दानिश नाम से भी इसका फारसी में अनुवाद हुआ है। इसका अरबी में भी अनुवाद हुआ है, जिसे कलीला व द्युमूना कहा गया। अरबी में इसी पंचतंत्र को किस नाम से अनुवादित किया गया, कलीला व द्युमूना नाम से। विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र जो बाइबिल के बाद, ये सबसे ज्यादा बाइबिल का हुआ, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद। बाइबिल के बाद जो विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र है, यह बाइबिल के बाद दूसरी एक ऐसी पुस्तक है जिसका अलग अलग भाषाओं में सर्वाधिक अनुवाद हुआ। चलिए, तारीख ए रसीदी अगली पोथी है, तारीख ए रसीदी। तारीख ए रसीदी या इसी को दराबनामा कहा जाता है। इसे तारीख ए रसीदी को दराबनामा कहा जाता है। मिर्जा हैदर दौलगत द्वारा लिखित इसमें हुमायूं का इतिहास वर्णित है।
इसमें किसका इतिहास वर्णित है? हुमायूं का इतिहास वर्णित है। किसका? हुमायूं का। हुमायूं का इतिहास किसमें वर्णित है? आपके तारीख रसीदी या दराब नामा में। तारीख ए रसीदी, तारीख ए रसीदी या दराब नामा जो पोथी है, इसमें हुमायूं क्या वर्णन किया गया है या हुमायूं के इतिहास का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त भी कुछ पोथियां हैं, हम देख लेते हैं वह कौन कौन सी हैं। जैसे खमसा निजामी, अजीब उल मखलूकात, बहिस्तान जामी, रामायण, हरिवंश, योग वशिष्ठ, नल दमयंती की कथा, शकुंतला कथा, सरित सागर, दशावतार, कृष्ण चरित या तूतीनामा आदि पोथियों का भी चित्रण इसी अकबर के काल में हुआ है। दास्ताने एक पोथी है, महत्वपूर्ण पोथी जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, वह क्या है? दास्तान अमीर हमजा। दास्तान अमीर हमजा। चलिए, दास्तान अमीर हमजा में आप देखेंगे कि दास्तान ए अमीर हमजा मुगल चित्रकला में चित्रित पहली पोथी थी, हमने पहले ही पढ़ लिया है। इसके चित्रों का निर्माण जो है कितने सेंटीमीटर में हुआ? 68 बाई 52 सेंटीमीटर के आकार में कपड़े पर आरोपित कागज पर किया गया। अर्थात कहने का मतलब है कि सूती के कपड़ा पर अस्तर लगाकर चित्र बनाया गया है। सभी चित्र अहस्ताक्षरित हैं, उसमें कोई भी हस्ताक्षर नहीं हुआ है। इसके विषय में नफाइसुल मासिर में कहा गया है कि अकबर द्वारा दास्तान ए अमीर हमजा के चित्रों की शुरुआत की गई है। दास्तान ए अमीर हमजा के चित्रों की शुरुआत की गई है। डॉक्टर राय कृष्णदास का मानना है इसे पूर्णतः अकबर ने चित्रित करवाया था। किसे? दास्तान ए अमीर हमजा को पूर्णतः किसने चित्रित करवाया था? अकबर ने करवाया था, ऐसा मानना है डॉक्टर राय कृष्णदास का। चलिए, मासिर उल उमरा, मासिर उल उमरा या मतीर उल उमरा के अनुसार हुमायूं के समय में प्रारंभ होकर अकबर के समय तक इसके चित्र बनते रहे। यही विचार भी क्या है? स्वीकार है। यही मान्य विचार है कि मुआसिर उल उमरा या तमीर उल उमरा के अनुसार हुमायूं के समय में यह जो पोथी है दास्ताने अमीर हमजा, इसके चित्रण का कार्य हुमायूं के समय में शुरू होता है और अकबर के काल तक आते आते यह अकबर के काल में पूर्ण होता है। यही विचार मान्य है, स्वीकार है। मीर सैयद अली और अब्दुल समद के निर्देशन में इसका निर्माण हुमायूं के समय में आरंभ होकर अकबर के समय में पूरा हुआ होगा। किसके अनुसार? मीर सैयद अली और अब्दुल समद के निर्देशन में इसका निर्माण यानी दास्तान ए अमीर हमजा का निर्माण हुमायूं के समय में शुरू हुआ और अकबर के समय में पूर्ण हुआ होगा। अमीर ए हमजा यानी हमजानामा 12 खंडों में यानी 12 जिल्दों में विश्व भर में विभक्त है, वर्गित है। प्रत्येक खंडों में 100 जुज हैं। कितने? 100 जुज थे और हर जुज में 2 चित्र थे। कितने? 2 चित्र थे। यानी जो अमीर हमजा हमजनामा की पुस्तक है, पोथी है, वो कितने खंडों में विभक्त है? 12 जिल्दों में या 12 खंडों में, जिसमें प्रत्येक खंड में कुल 100 जुज हैं। कितने जुज हैं? प्रत्येक खंड में कुल 100 जुज हैं और एक जुज में कम से कम 2 चित्र थे। हमजानामा चित्रावली में काजबीन यानी मुंशी लिपि जिसे कहा जाता है, अताउल्लाह खां द्वारा चित्रों पर लिखा गया विवरण भी हमें प्राप्त होता है। हमजानामा के आरंभिक चित्रों पर ईरानी शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। जो हमजानामा के प्रारंभिक चित्र हैं उस पर ईरानी शैली का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि कारण ये है कि हुमायूं के समय में इसकी चित्रकारी शुरू हुई और अब्दुल समद वगैरह जो थे पूरी तरह से ईरानी शैली के चित्रकार थे,
जब उसके समय में शुरू हुई तो शुरुआती वाले चित्र जो थे इस दास्तान अमीर हमजा के, तो उसमें जो है ईरानी शैली का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। चेहरों की बनावट परिष्कृत तथा पहनावा ईरानी ढंग का है तथा रेखाएं कोणात्मक चीनी प्रभाव में दिखाई देती हैं। इसमें दास्तान अमीर हमजा में आप देखेंगे, दास्तान अमीर हमजा में रंग ज्यादातर सपाट लगाए गए हैं और मोजाइक चित्रों के समान अधिक चमकदार दिखाई देते हैं। अधिकांश चित्रों में आप देखेंगे हमजनामा के, दास्तान अमीर हमजा के चमकदार लाल, नीले तथा हरे रंगों का प्रयोग किया गया है। चमकदार लाल, हरे तथा नीले रंगों का, लाल, नीला तथा हरे रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। एक सेकंड, चलिए देखिएगा, गला सूख रहा है। ईरानी शैली में जो चित्र बने थे, अलंकारित हुए थे और उनका आलेखन हुआ था, उस पर विशेष ध्यान दिया गया। ईरानी शैली में हाशिए ईरानी शैली की भांति बेल बूटों से सजे थे। यानी जिस प्रकार ईरानी शैली में हाशियों को बेल बूटों से सुसज्जित किया जाता था, ठीक उसी प्रकार इसमें भी दास्तान अमीर हमजा में भी जो चित्रकारी की गई थी, 12 खंडों में 100 जुज थे और प्रत्येक जुज में 2 चित्र थे। उनके हाशिए ईरानी शैली की भांति बेल बूटों से सजे थे। गोलाई दिखाने के लिए छाया का प्रयोग नहीं हुआ है तथा सीमा रेखाएं काले रंग से बनाई गई हैं। किस रंग से? काले रंग से। सीमा रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? काले रंग से बनाई गई हैं। आप देखेंगे कि ईरानी शैली की भांति मानव आकृतियों के चेहरे में प्रायः 1.25 चश्म या सम्मुखी आंखें, छोटी नाक, छोटी तथा पतले होठ दिखाई देते हैं। यानी किस चश्म के हैं? 1.25 चश्म के। कितने चश्म के? 1.25 चश्म के। कितने? 1.25 चश्म के। कितने? 1.25 चश्म के। चित्रों में लालाजारों तथा दिखाया जाना कालीनों की व्याख्या, आकृतियों को लंबा चोगा एवं पगड़ी पहने हुए दिखाया जाना ईरानी शैली की विशेषता है। अकबर के काल में, भाई ये सब ईरानी शैली की विशेषता है ना, बड़ा बड़ा चोला पहनना, पगड़ी बांधना, गर्दन पतली सुराहीदार, नाक लंबी, चेहरा पतला लंबा, ये सब किसकी विशेषता है? ईरानी शैली की विशेषता है। अकबर के काल में बने चित्रों पर भारतीय प्रभाव जो है वह पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं तथा भारतीय प्रभाव इसके चित्र ज्यादातर दृष्टागत शैली के बने हैं, जो कि ईरानी शैली से भिन्न हैं, अलग हैं। आप देखेंगे कि रेखाओं में भारतीय ढंग से गोलाई की गई है। रेखाओं में गोलाई जो है वह भारतीय ढंग से की गई है। आप देखेंगे चित्रों में ईरानी कठोरता के स्थान पर भारतीय कोमलता को दर्शाया गया है। अकबर कालीन चित्रों में 1.25 चश्म, कितने? 1.25 चश्म चेहरे की अधिकता बहुत ज़्यादा है। कि अकबर कालीन जो चित्र हैं, उन चित्रों में जो सभी चित्र हैं, उनके चेहरों के जो बनाए गए हैं वह कितने चश्मे में बनाए गए हैं? 1.25 चश्मे में अधिक बनाए गए हैं। आंखें बड़ी व नीली मछली जैसी दिखाई गई हैं। आंखें कैसी दिखाई गई हैं? बड़ी बड़ी व नीली मछली जैसी दिखाई गई हैं। आंखें बड़ी बड़ी नीली मछली जैसी। हमजानामा पर विशेषकर कश्मीरी शैली, साथ ही राजस्थानी शैली का भी प्रभाव हमें झलक दिखाई देता है। हमजानामा में आप देखेंगे, हमजानामा में कश्मीरी शैली के साथ साथ राजस्थानी शैली का भी प्रभाव दिखाई देखने के लिए मिलता है। आप देखेंगे प्रकृति के चित्रण में भारतीय और ईरानी दोनों का मिश्रण है, जैसे पीपल, कदली, वट आदि का। पक्षियों में मोर व पशुओं में हाथी के चित्रण भारतीय ढंग के किए गए हैं तथा राजस्थानी पनघट के कई दृश्य भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। आगे बढ़िएगा, अकबर कालीन मुगल चित्रकला की विशेषताएं। अकबर कालीन मुगल चित्रकला की विशेषताओं में हम देख रहे हैं कि अकबर कालीन
मुगल कालीन जो चित्रों की विशेषताएं हैं, हम विशेषताओं पे चर्चा कर लें कि अकबर कालीन मुगल चित्रकला में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1 स्वच्छंद चित्रण, दूसरा है चमकदार रंग, तीसरा है भारतीयता। चलिए इतना देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं कि अकबर काल में जो चित्रों की विशेषताएं हैं हम उन पे चर्चा करने चल रहे हैं। उन चित्रों की विशेषताओं में हम उनकी अलग अलग विशेषताओं पर एक एक करके वर्णन कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे नंबर 1 स्वच्छंद चित्रण। आप देखेंगे कि स्वच्छंद चित्रण अकबर कालीन चित्रों में सर्वप्रथम स्वच्छंद एवं स्वतंत्र चित्रण मिलता है। यानी स्वच्छंद चित्रण की बात कर ली जाए, स्वच्छंद चित्रण में अकबर कालीन चित्रों की बात कर ली जाए तो सर्वप्रथम स्वच्छंदता यानी स्वतंत्र एवं स्वतंत्र चित्रण हमें देखने के लिए मिल जाता है। चलिए, यह फारसी और भारतीय कहानियों, काव्यों तथा अकबर की जीवनी पर चित्र बड़े मौलिक बने हैं। यह भी एक प्रमुख विषय रहा है अकबर कालीन चित्रकला का। चलिए, दूसरा है चमकदार रंग। अकबर कालीन चित्रों में चमकदार रंगों का बहुत प्रयोग हुआ है जो मीनाकारी रंगों की तरह है, जिसमें सिंदूर पारे की भस्म यानी पेवड़ी पीला, लाजवर्दी नीला, हिंगुर गुलाबी, जंगाल हरा आदि चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है। यह भी एक विशेषताएं हैं, यानी पीला, नीला, हरा, इन रंगों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। चलिए, कुछ कम चमकदार रंग यानी बुझे हुए रंग जैसे गेरू, जो रामरज है, हिरौजी है, नीला तथा स्याही के रंगों का प्रयोग हुआ है, परंतु उपर्युक्त रंगों से कम। साथ ही सफेद रंग यानी चूना का भी प्रयोग हुआ है। यह भी एक विशेषता है। इस तरह से चमकदार रंग, बुझे हुए रंग और सफेद रंग का अकबर कालीन चित्रों में प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब है चमकदार रंग, सफेद रंग और बुझे हुए रंग का भी प्रयोग अकबर के चित्रकला में हुआ है। यह भी एक विशेषता है। भारतीयता की बात कर ली जाए तो अकबर के प्रयास से ईरानी शैली में भारतीय तत्व यानी कश्मीरी राजस्थानी की प्रमुखता हो गई। अब प्रमुख रूप से ईरानी शैली गौड़ हो गई और भारतीय तत्व यानी कश्मीरी और राजस्थानी शैली प्रधान हो गई। महाभारत यानी महाभारत हो, अकबरनामा के चित्र हों, वह पूरी तरह से भारतीयता लिए हुए दिखाई देते हैं। चाहे वह महाभारत के चित्र हों, चाहे वह अकबरनामा के चित्र हों, उनमें पूरी तरह से भारतीयता लिए हुए भारतीय शैली के चित्र हमें दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद देखने लगते हैं अकबर के चित्रों में आप देखेंगे कि ज़्यादातर चेहरे हमने अभी बताया सवा चश्म के बने हैं। और अधिक अगर हम बात कर लें इस चित्रकारी की तो इसमें अकबर कालीन चित्रों में एक चश्म चेहरों की अधिकता है। कितने चेहरों की अधिकता है? एक चश्म चेहरों की अधिकता है। जबकि ईरानी शैली में सम्मुख रूप से मुख यानी जो सभी होता है वह कितने चश्म का था? वह 2.25 चश्म का चेहरा दिखाया गया है। कितने चश्म का? 2.25 चश्म का चेहरा दिखाया गया है। आप साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें जो ईरानी शैली है, लेकिन ईरानी शैली को आपने देखा कि इसमें चेहरे 2.25 चश्म के बनाए गए थे। लेकिन आगे हम देखते हैं कि जो इसका पांचवी विशेषता है, पांचवा बिंदु है, उसके बारे में हम चर्चा कर लें तो हम इतना कह सकते हैं कि प्रकृति चित्रण का जो पांचवा इसकी विशेषता है, प्रकृति चित्रण भी बहुत सुंदर हुआ है। यानी अकबर कालीन चित्रकला की यह भी एक विशेषता है कि उसमें प्रकृति का भी चित्रण बड़ी सुंदरता के साथ किया गया है। शिकार के दृश्यों में पहाड़, वृक्ष आदि के चित्र प्रमुखता से बनाए गए हैं। किसमें? आपके अकबर कालीन चित्रकला में। उसकी भी यह क्या है? विशेषता है। लेख पट्टिका भी उसकी एक विशेषता है। लेख पट्टिका में आप देखेंगे चित्रों के बीच में चित्र से संबंधित लेख पट्टिका के रूप में बनाए गए, जो कि किस प्रभाव के हैं? आपके ईरानी प्रभाव के दिखाई देते हैं।
हाशिए के चित्रों में देखेंगे कि हाशिए के चित्रों में हाशिए बनाए गए जो कि काले रंग से बनाए गए थे, उसमें फूल यानी बेल बूटी, फूल, पशु, पक्षी, मानव आकृतियां भी बनाई गई हैं। ये हाशिए ईरानी प्रभाव के तहत बनाए गए हैं। किस प्रभाव के तहत, किस शैली के तहत? ईरानी प्रभाव के तहत। सोने चांदी के रंगों का भी प्रयोग अकबर कालीन चित्रों में यथा स्थान सोने चांदी के रंगों का प्रयोग अति बारीकी से और सुंदरता बढ़ाने के लिए किया गया है। वस्त्रों में सिकन और फहरन स्वाभाविकता दिखाई देता है। अकबर कालीन जो चित्रकला है, उस चित्रकला में जो चित्रकारी की गई है, जिसमें उसमें वस्त्र बनाए गए हैं, उन वस्त्रों में सिकन और फरहन स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। ये भारतीय प्रभाव के तहत माना जाता है कि यह भारतीय तत्व की प्रधानता की तरफ संकेत करता है। सूफी संतों के जीवन पे आप देखेंगे, उनसे संबंधित जो चित्र, पनघट के चित्र, ग्रामीण जीवन के चित्र यानी चित्र, त्योहार आदि उत्सव के चित्र आदि भी कुशलता के साथ बनाए गए हैं। आप देखेंगे कि भारतीय ईरानी तत्वों के साथ साथ अकबर के समय में मुगल चित्रकला पर यूरोपीय तत्वों का भी प्रभाव इन चित्रों में हमें परिपेक्ष यानी निकटता और दूरी का आभास कराती हुई तथा छाया प्रकाश यूरोपीय चित्रों को ग्रहण करते हुए लिए हुए दिखाया दे जाता है या दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे हम टिप्पणी, बस थोड़ा सा और बचा है, हम अकबर काल को यही समाप्त कर देते हैं और अगला बिंदु हमारा होगा कौन? जहांगीर। अभी तक हमने अकबर कालीन चित्रकला पे अध्ययन किया। हम थोड़ी सी टिप्पणी 4 लाइन की देख लेते हैं, टिप्पणी के रूप में, कुछ विविध के रूप में। चलिए, अकबर के दरबार में सिलावट, कायस्थ, कहार, खाती, चितेरा आदि जातियों के लोग चित्रकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। ऐसा नहीं था कि मुसलमान शासक है, जितने भी दरबारी होंगे सब मुसलमान होंगे, ऐसा नहीं था। अकबर के समय में योग्यता की परख होती थी और योग्य व्यक्ति ही उचित स्थान पर बैठाया जाता था। उसमें सिलावट, आपका कायस्थ था, कहार था, खाती था, चिपेरा था आदि जातियों का प्रमुख स्थान वहां पर था। अकबर के पुत्र दनियाल ने कहा था कि फरहात और सीरी की प्रेम कथा पुरानी हो चुकी है। यदि हम उनको पढ़ते हैं तो उनको हमारे निजी दर्शन और श्रवण के अनुरूप होना चाहिए। अकबरनामा के चित्रों में सर्वश्रेष्ठ चित्र सलीम अर्थात जहांगीर के जन्म वाला चित्र है। यानी कहने का मतलब है कि अकबरनामा के चित्रों में सर्वश्रेष्ठ चित्र वही सलीम, अकबर के पुत्र जो सलीम है, उसी का चित्र, जिसे बाद में जहांगीर कहा गया, उसी के जन्म वाला चित्र सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे अच्छा है। व्यक्ति चित्र, सभी चित्र, छवि चित्र यानी एक ही बात है। इनकी शुरुआत अकबर ने की थी। किसके समय में? अकबर के समय में। यानी व्यक्ति चित्रण का शुरुआत, सभी चित्र का शुरुआत अकबर ने की तथा छवि चित्रण को विशेष महत्व इसी अकबर के समय में प्राप्त हुआ। फारसी व हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर का काल था। आप देखेंगे कि फारसी हो चाहे हिंदी का साहित्य का बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान दीजिएगा कि हिंदी अगर हम बात कर ले, हिंदी साहित्य का हो चाहे फारसी का हो, साहित्य दोनों में से चाहे हिंदी व फारसी का हो, यह अकबर के काल का स्वर्णकाल माना जाता है। किसके लिहाज से? किसके लिहाज पे? हिंदी साहित्य या फारसी साहित्य के लिहाज पे यह अकबर काल स्वर्ण काल माना जाता था, स्वर्ण काल माना जाता था। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को और स्थापत्य का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को माना जाता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम कल जहांगीर पे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। हमें उम्मीद होगी कि आपको बात समझ में आई होगी और हमने जितना भी इसके बारे में हुमायूं और अकबर के बारे में आज चर्चा किया है, ये महत्वपूर्ण है, टू द पॉइंट, एकदम एकदम रट डालिए। हमने तो समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में भी आया होगा। यही 2-3 बार वीडियो, 1 बार 2 बार देख लेंगे तो सारा चीज़ आपको तैयार हो जाएगा और परीक्षा में आपका क्वेश्चन यहीं से सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप जो है अंत तक बने रहेंगे और जितना बताया गया है उसका आप भली भांति अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।